देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होगा एक ऐसा इक्वेशन जो दो बार आएगा, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे? दो होंगे, ऐसे समझिए। दो इक्वेशन होंगे जिसको हम पेयर के रूप में बोलेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। और टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि उस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे। या तो एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। यानी दो इक्वेशन पेयर हो गया, हर एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, लीनियर बन गया, ठीक है। और टू वेरिएबल मतलब उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट यही होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ओके। अब ये बताओ, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है तो पेयर हो गया। और लीनियर इसलिए हो गया क्योंकि x और y दोनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशन भी हो गए। टू वेरिएबल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आए हैं? दो। x और y के अलावा कोई नहीं आया है, नंबर ऑफ वेरिएबल दो आ गए। Where a1 b1 c1 and a2 b2 c2, a1 b1 c1 and a2 b2 c2 आर रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर है, यानी ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस में, ठीक है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? रियल नंबर है। x y वेरिएबल है और दोनों के दोनों ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर ये और ये दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा करें तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कितने बनेंगे? दो। तो भाई एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आता है तो भी जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और दो वेरिएबल में आता है तो भी ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जैसे एक वेरिएबल में x इक्वल टू 5 लिख दो, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन शर्त ये है कि अगर एक वेरिएबल में रहेगा तो आइदर ऑफ द एक्सिस क्या होगा? पैरेलल होगा। या तो x के पैरेलल होगा या फिर y के। अगर x इक्वल टू समथिंग दिया है तो किसके पैरेलल होगा? y के। अगर y इक्वल टू समथिंग दिया है तो किसके पैरेलल? लेकिन अगर दो वेरिएबल में है तो पैरेलल नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए, तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई ना कि ये दोनों लाइनों का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आई बात? अब इसके सॉल्यूशन के बारे में चलिए। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो अगर वेरिएबल दो आया है तो सॉल्यूशन में कितने आएंगे? दो ही आएंगे। तो लेट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, देन मान लेते हैं कि एक x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा इसके क्या है? सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन के। तो भाई जो सॉल्यूशन होगा वो उस इक्वेशन को क्या भी करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को करेंगे साइमल्टेनियसली, समझे? एक साथ। तो यहाँ a1 और x की जगह क्या रख दो? अल्फा प्लस b1 y की जगह क्या रख दो? बीटा। अब प्लस c1 इनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्योंकि LHS और RHS दोनों हर हाल में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ गए? ऐसे ही अगर यही इनका भी सॉल्यूशन है, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी दोनों इक्वेशन का एक साथ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो ये इनको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यहां भी रखो a2 अल्फा प्लस b2
बीटा प्लस C2 इक्वल टू, समझ गए? यानी अगर आपको चेक करना रहे कि x इक्वल टू और y इक्वल टू समथिंग इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप उसी दोनों में रख करके देख सकते हो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? कुछ कंडीशन आती हैं जिनको आपको याद रखना होगा। देखिए, पहला कंडीशन ये है कि इफ a1 by a2, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यानी अगर x और y का ऐसे अगर आप रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ x का कोएफिशिएंट a1, यहाँ x का कोएफिशिएंट a2, और दोनों का रेशियो अगर y के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो का अगर इक्वल नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। यानी इन दोनों का एक ठीक ठाक सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? अब हम थोड़ा लाइन के बारे में समझ लेते हैं कि लाइनें कैसी बनेगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इस केस में जो होता है, लाइंस जो होती है इंटरसेक्ट करती है, लाइंस आर इंटरसेक्टेड। समझ में आया? लाइनें क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन ये है तो एक लाइन ये होगी ऐसे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यानी दोनों में कॉमन पॉइंट जो मिल रहा है वो वही तो मिलेगा जहां लाइनें क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर हो रहा है? तो जब आपका a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं आता है, ऐसे केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, और इन दैट केस लाइंस आर इंटरसेक्टेड। क्लियर हुआ? सेकेंड नंबर, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर ऐसा है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और ऐसे केस में लाइंस क्या करेंगी? लाइंस आर कोइंसाइड। लाइनें क्या करेंगी? कोइंसाइड मतलब एक ही पे दोनों लाइन होगी। ये L1 भी यही होगा, L2 भी यही होगा। अगर दोनों का ग्राफ ड्रा कर पाओ और दोनों का ग्राफ अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे लाइनें क्या है? कोइंसाइड है। अब बताओ इन दोनों लाइनों में कितने नंबर ऑफ पॉइंट कॉमन है? इनफाइनाइट। दो कहां है? इनफाइनाइट। यहाँ भी वही पॉइंट कॉमन है, यहाँ भी वही पॉइंट, यहाँ पे, यानी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कॉमन है। तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे। समझ में आया? जितने पॉइंट कॉमन होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हुआ? तीसरी बात, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया लेकिन कांस्टेंट वाली रेशियो इक्वल नहीं आई, तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। यानी इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसे केस में जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? लाइंस आर पैरेलल। लाइनें क्या होंगी? तो देखो ये दो लाइनें हैं, अगर दोनों पैरेलल हो गया तो इसमें कोई पॉइंट कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर हुआ? तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना, ठीक है? अब देखो, अब हम इसके मेथड ऑफ सॉल्विंग की बात करेंगे, ठीक है ना? कि कितने तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे या आंसर निकाल पाएंगे। तो इसके जो मेथड है वो कई सारे हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, और उसमें से हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफ मेथड। और दूसरा हम पढ़ेंगे इलिमिनेशन, ठीक है? कौन सा? इलिमिनेशन। और तीसरा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। कौन सा पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो इन तीनों मेथड में चाहे आप ग्राफ मेथड से करिए, चाहे आप इलिमिनेशन मेथड से करिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, एक और मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, पिछले सालों से, कई सालों से, 2-3 सालों से डिलीटेड है, तो इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तीनों मेथड हम बताएंगे, और एक क्वेश्चन को आप तीनों तरीके से या चारों तरीके से करोगे तो आंसर विल बी सेम, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, समझे? चाहे आप ग्राफ से करो, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से। अगर एग्जाम में ऐसा कहता है कि बायोग्राफिकली सॉल्व करिए या बाय ग्राफ मेथड सॉल्व करिए, ठीक है, जहां ग्राफ वाली चीजें आ जाती है वहां आपको ग्राफ से ही करना है। अगर कह दे कि बाय एलिमिनेशन करिए तो एलिमिनेशन ही करना है। अगर नहीं कुछ कह रहा है, यानी सीधे दो इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को कहेगा कि सॉल्व, ठीक है, तो जब कोई मेथड मेंशन नहीं करेगा तो आप सबसे ज्यादा किसका यूज करिएगा? एलिमिनेशन का। समझ में आया? ये आसानी से आपको आंसर दे देगा, ठीक है। हालांकि सारे आसान है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि आप इससे कर लें, एलिमिनेशन से। अगर बाय द वे नहीं आप कर पाते हो तो आप जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है ना। आप अगर इससे सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफ अगर कह के देगा तो ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए ग्राफ से करना ही पड़ेगा। जब आपको नाम लिख करके दे दे कि फला मेथड से करिए तो आप उसी मेथड से करेंगे। इज इट क्लियर? यस। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से देख लेंगे, ठीक है ना, और उसी टाइप से आप बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इन तीनों तरीके से आपको करने होंगे। तो प्रोसेस एक ही है, बस नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अधिक है, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। देखिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन लिख दिए और इस क्वेश्चन को देख के आप पहचान पा रहे हो कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। यस सर। क्योंकि पेयर में है, दो इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी क्या है? 2 है, और सब के सब क्या है? लीनियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब इसको हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं। कभी कभी देखो क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है घुमा फिरा के, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4x माइनस 5y और 20 को इस साइड लिख दे तो इक्वल टू 20 हो जाएगा। माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, या प्लस उधर है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी दिया रहता है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। क्वेश्चन ऐसे भी दिया होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में से कोई फॉर्मेट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पूछे कि उस जनरल इक्वेशन से अगर आपको रिलेट करिए तो बताइए a1 की वैल्यू क्या है? 4, b1 की वैल्यू -5, साइन के साथ बताइएगा, ठीक है ना, और c1 की वैल्यू -20। समझ गए? ओके। अच्छा, चेक करना चाहो कि इसके जो इक्वेशन जो आंसर आएंगे वो एक आएंगे कि इनफाइनाइट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे? a1 बाई a2 निकालिए। a1 क्या है? 4 और a2 क्या है? 3। b1 बाई b2 निकाल लो, तो b1 क्या है? -5 और b2 क्या है? 5 कट के क्या है? -1। क्या a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के इक्वल आया? तो नहीं आया, तो नो। कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन। समझ में आया? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा काम यहाँ चेक करना नहीं था, ठीक है ना। ये काम जब कहेगा कि आप चेक करिए, या कुछ ऐसी कंडीशन दिया रहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है तो किसी वेरिएबल कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो ये काम करेंगे। तो ये तो आपको समझाए हैं कि ऐसे आप कर सकते हैं। अब बताइए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, किस मेथड से करेंगे? ग्राफ मेथड से। तो पहले आप क्या करिए, सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, कंसीडर
पहला इक्वेशन लिख लो 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब एक आप टेबल बना लोगे ऐसे, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब सबसे आसान काम ये होता है कि हम किसी एक को जीरो कर दें, ठीक है ना। जैसे मान लो हम x की जगह क्या करते हैं, जीरो। तो जैसे ही आप x की जगह जीरो करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये रफ वर्क है, कभी सॉल्व कर लो, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा -5y और -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया -5y और 20 को उधर ले जाओगे तो +20। अब 5 4 जा 20 तो y इक्वल टू कितना है, तो यहाँ y की जगह -4 रखोगे ऐसे वर्टिकली, ठीक है। x की जगह 0 तो y की जगह क्या आ गया, -4 आ गया। ऐसे ही आप y की जगह 0 रख सकते हैं, तो जब y की जगह 0 रखोगे तो बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, 4x - 20 इक्वल टू 0। तो बताओ 4x इक्वल टू 20, तो 4 से काटोगे x इक्वल टू, तो ये 5 आ गया। सबसे आसान काम ये होता है कि आप 0 0 रख करके भी काम कर लो, और नहीं तो आप कोई भी x के जगह कुछ रखो y मिलेगा, फिर x के जगह कोई दूसरा रखो तो कोई दूसरा y मिलेगा। समझ में आया, ऐसे आप रख सकते हो। एक तरीका और भी है कि आप ऐसे y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इसको कर लो, मतलब y को एक तरफ कर लो और बाकी सबको किधर कर लो, दूसरी तरफ, और फिर वैल्यू रख करके टेबल बना लो। ऐसे भी करते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो यही यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो आपको y निकालना है तो y माइनस में है ना, तो y माइनस में उधर लेते जाओ तो प्लस y हो गया। अब उधर का मतलब कोई एक साइड, ठीक है ना, तो उस साइड समझो गया, ठीक है। तो 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x - 20। अब आप कहोगे कि ये तो माइनस था तो इधर ही है, कैसे प्लस हो गया, तो भाई इधर ही नहीं है, ये उधर गया था, मतलब लिखने जैसे आप a इक्वल टू b लिखो चाहे b इक्वल टू a लिखो। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में बताओ, अब y को अकेला छोड़ दो तो 5 से इधर क्या करोगे, डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए 4x - 20 अपान 5। अब x की जगह कुछ ऐसा वैल्यू रखना है, ठीक है, कि y की वैल्यू इंटीग्रल आए, समझे। इंटीग्रल बोले तो इंटीजर में, जैसे मान लो आप कहें कि सर हमने तो x की जगह 1 रखा, तो भैया x की जगह 1 रखोगे तो 4 - 20 अपान 5, और 20 में से 4 जाएगा तो -16 अपान 5। क्या ये कटेगा 5 से, तो नहीं कटेगा। तो इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। इंटीजर कहाँ, ये तो डेसिमल में आएगा। तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू x की जगह रखना है कि क्या है, y की वैल्यू इंटीजर आए। इंटीजर क्यों भाई, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाओगे तो इंटीग्रल वैल्यू का ग्राफ आसानी से पॉइंट लोकेट कर लोगे, समझे। और अगर डेसिमल में आ जाएगा तो आप मान लो आ गया 3.25 आ गया, अब उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, कहाँ खोजोगे 3.25 कहाँ है, मुश्किल होगा ना। तो ऐसे में हम इंटीजर रखते हैं और इंटीजर प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में। तो इसका ये भी समाधान है कि आप y को एक तरफ बाकी को एक तरफ करके वैल्यू रख के चेक करके रखते जाओ, ठीक है। और नहीं तो अगर बन जा रहा है जीरो रखने पे, कहीं कहीं जीरो रखने पे इंटीजर नहीं आएगा, जरूरी नहीं। हमने कहा कि आप जीरो रखो तो ये, जैसे अभी तो इंटीजर आगे नहीं आ गया, आ गया, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं आता, जैसे मान लो हम कह दें x प्लस 2y इक्वल टू 3, और आपको कह दे कि x के जगह जीरो रख दो, तो जीरो हो गया, 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3/2। क्या इंटीजर आया, नहीं आया। तो अब x की जगह जीरो ले सकते हैं, नहीं। ऐसा वैल्यू रखोगे कि अगला आने वाला वैल्यू भी क्या रहे, इंटीजर रहे। क्लियर हो गया। अब चलिए मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूं। अब जैसे ये टेबल आप बना लेंगे, ये सब कैलकुलेशन आप रफ वर्क पे करिएगा। अब बताओ इसके पॉइंट कौन कौन आएंगे, पॉइंट्स इसके हो जाएंगे, एक हो जाएगा 0, -4, ऐसे वर्टिकली चलना है। जब x 0 रखोगे तो y क्या मिला है, -4 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 5, 0, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन को कंसीडर करिए, कंसीडर 3x + 5y - 15 इक्वल टू 0। अब इसका भी एक टेबल बनाइए। अब इसका टेबल बनाओ, x y लिखो। अब x की जगह 0 रखो,
तो जैसे ही x 0 रखोगे, अब 15 उधर जाएगा तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। फिर आप क्या करिए, एक बार y की जगह 0 रखिए, तो y की जगह 0 रखोगे और ये 15 उधर आएगा, 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 5। समझ में आई बात? तो बोलो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर 0,3 एंड 5,0, यही है ना 5,0। अब इन्हीं पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में क्या करना है, लोकेट करना है। तो चलिए हमने कार्टेशियन सिस्टम बना लिया। आप किस पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पे बनाएंगे, एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैं गेस करके बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इधर आपका -1, -2, -3, -4 और -5। इधर आपका 1, 2, 3, 4 और 5। इधर आपका -1, -2, -3, -4 और -5। अब चलो इस पॉइंट ए मान लो, इसको बी कंसीडर कर लो, इसको सी और इसको डी। अब ए का लोकेशन देखो, 0,-4। अच्छा x 0 है तो ये किस एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो 0,-4 यहीं पे होगा। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ए, जो कि है 0,-4, ये वाला पॉइंट। अच्छा 5,0 क्या है, 5,0 y पे और x पे रहेगा ना, x पे, क्योंकि y 0 है तो 5,0 ये पॉइंट हो जाएगा। और इन दोनों, इसको b कर लो, ये हो गया 5,0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल लेकर के सीधा। समझ गए? अब एक बात और आपको बताते हैं कि हम 2 ही पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2। अगर आप 2 से अधिक भी बनाओगे तो सब इसी वाले लाइन पे जो लाई करने वाले पॉइंट है वही सब आएंगे। तो आप 4 को मिलाओ या फिर 2 को मिलाओ, बात वही हुआ। समझ में आई बात? तो चलिए, तो 2 को ही आप निकालेंगे और 2 से ही लाइन बना लेंगे। अब दूसरे को लोकेट करिए, 0,3 बोलो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे होगा। ये पॉइंट सी हो गया जिसका नाम है 0,3। और डी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,0। अब देखो यहाँ पे वही पॉइंट हो गया, यही बी भी है और यही क्या है, डी भी है। अब दोनों को मिला दो। आई बात समझ में? तो ये दोनों लाइनें बताओ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 5,0 पे, यानी बी और डी सेम है। तो बताइए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टेड किस पे भैया, एट 5,0, देयरफोर आंसर इज क्या हो जाएगा, x = 5 एंड y = 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आई? तो इसी तरीके से आप ग्राफ वाला मेथड सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब देखो, अब सेम यही क्वेश्चन हम किस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से। तो चलिए, एलिमिनेशन के लिए अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, या मतलब इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे ऐसे। यानी क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको कंसीडर करेंगे। कंसीडर जो भी इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 5y और =20, और यहाँ है 3x + 5y = 50। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को 1 और 2 मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमने कंसीडर किया। इलिमिनेशन का मतलब होता है इलिमिनेट करना, ठीक है, और इलिमिनेट किसको करेंगे, वेरिएबल को। इलिमिनेशन का मतलब या इलिमिनेट करने का मतलब गायब करना, हटा देना, रिमूव करना। तो किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और ये करने के लिए एक शर्त ये है कि इनका कोफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। अब बताओ, हम चाहते हैं कि हम x वाले को इलिमिनेट करें,
तो बताओ यहाँ x के आगे क्या है 4 और यहाँ x के आगे क्या है, क्या एलिमिनेट हो पाएगा नहीं। तो या तो हम इसमें किसी चीज का है और इसमें किसी चीज का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम बनाए तब एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो इस वाले में और इसमें किसका कर दो 4 का। तो देखो यहाँ अब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ये नहीं कि एक ही तरफ करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 12x और यहाँ कितना होगा 15y और यहाँ हो गया 60। ऐसे दूसरा में 4 क्या करके लिख लो तो यहाँ हो जाएगा 12x, ऐसे हो जाएगा ना। और जब दोनों सेम हो जाएगा तो आप एलिमिनेट कर लोगे। लेकिन हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे देखिए, अगर मजबूरी रहती कि ये वाला भी सेम नहीं रहता तो हम काम कर लेते, लेकिन हमें तो y वाली वैल्यू क्या मिल रही है सेम मिल रही है, बस प्लस माइनस का इशू है अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन जो मैग्नीट्यूड इसका है क्या है सेम है। तो जब सेम रहता है तो या तो इसको ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो याद रखिए कि अगर प्लस और माइनस आता है तो ऐड करेंगे, ठीक है। और दोनों में प्लस प्लस या दोनों में माइनस माइनस आता है तो क्या करेंगे, यानी दोनों का साइन अगर सेम है तो घटाएंगे और दोनों में अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो बताओ यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या किया ऐड, तो आप यहाँ पे एडिंग लिख देंगे ऑन एडिंग। अब बताओ जैसे ही आप ऐड करोगे एक प्लस एक माइनस दोनों चीजें क्या हो जाएंगी कैंसिल। अब इनको ऐड करो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x और इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 35। 7 से कट करो x इक्वल टू 5। क्या x की वैल्यू 5 ग्राफ वाले से भी आया था नहीं आया था। अब यही जो वैल्यू आ जाएगा इनको आइदर आप द इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में, तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। बात समझ में आई। जो भी एक वेरिएबल निकलेगा उसको किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 हम 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 वाला क्या है भाई 3 इंटू x की जगह क्या रखोगे 5 प्लस 5y इक्वल टू 15। अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा 15 और ये 5y इधर भी क्या आ गया 15। अब 15 उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5y 15 में से 15 जाएगा तो अब 5 इधर आएगा डिवाइड होगा तो 0/5 क्या आता है 0। तो बोलो y की वैल्यू भी क्या है, क्या यही वाला आंसर उस मेथड से भी आया था, समझ गए। यस सर। तो ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन हाँ जब भी आप सब्ट्रैक्ट करिएगा ना तो सबका साइन क्या कर लीजिएगा चेंज कर लीजिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों तरफ, समझ गए ना। उसके बाद देखना है कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए सेम ये क्वेश्चन है और इनको हम तीसरे मेथड से करते हैं जो कि कौन सा है सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वैल्यू को एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पुट करना, समझिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं जहां से चीजें आसान होती, पहले तो कोशिश ये करते हैं कि हम उनकी वैल्यू निकालेंगे जिनका कोफिशिएंट क्या हो 1 हो। जैसे मान लो हम कहते हैं x + 3y = 4 एंड 2x - 5y = 6, ऐसे इक्वेशन दे दिया। अब बताओ इस पहले वाले से वैल्यू निकालेंगे दूसरे से पहले से, क्यों। और पहले से किसकी वैल्यू निकालोगे x की, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो जब कोएफिशिएंट 1 रहता है तो आसानी से चीजें निकल जाती है। तो x = ऐसे कर लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे 4 - 3y, समझ गए ना। और जहां से निकालेंगे उसमें नहीं पुट करना है। जैसे मान लो इस कमरे में से मैं तुमको बाहर निकाल दूं और इसी कमरे में बैठा दूं, कोई मतलब हुआ। तो जहां से निकालना उसमें नहीं पुट करना, दूसरे वाले में पुट करना, समझे। तो अब यहाँ पे देखिए पहला काम ये खोजेंगे कि कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। तो कोई ऐसा वेरिएबल है नहीं है। अब ये देखो कि कहां से कोई ऐसा वेरिएबल चूज करिए कि जिनके कोएफिशिएंट या तो सेम है या उसके मल्टीपल में है, समझे। जैसे मान लो यहाँ 5 है, यहाँ क्या रहता 10 रहता। अगर मल्टीपल में रहता तो जो कम वाली वैल्यू रहेगी वो निकाल लेंगे और इनके जगह पर रख देंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो।
अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस का इशू है तो जहां से आपको अच्छा लगे वहीं से निकाल लो। तो इनके आगे प्लस था तो हम पूरे 5y को ही निकाल लेंगे। जरूरी नहीं कि आप केवल x की वैल्यू निकालो, आप उनके साथ कोई कोएफिशिएंट मिले तो भी निकाल सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए कंसीडर, बोलो हम कौन सा इक्वेशन लेने वाले हैं, 2, दूसरा वाला, ठीक है। तो कंसीडर इक्वेशन 2, तो 3x प्लस क्या आ गया 5y इक्वल टू 15। अब बताओ 5y यहाँ भी है, 5y यहाँ है, तो अगर 5y की पूरी वैल्यू निकल जाए तो डायरेक्ट 5y की जगह रख सकते हैं ना। इसलिए हम ओवरऑल किसकी वैल्यू निकालेंगे, 5y की, न कि y का, समझे ना। हम खाली y का निकालेंगे तो y का निकालने में क्या दिक्कत आएगी, इधर ले जाके माइनस करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, आंसर तब भी सेम आएगा। लेकिन हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, हम किसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे 5y। तो बताओ 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 3x। अब बताओ ऊपर वाले में यानी 2 से निकाल लिए हो तो पहले वाले में 5y दिख रहा है, तो 5y की जगह डायरेक्ट रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, हम 2 से निकाले हैं तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे। अब रख दीजिए 4x और आगे क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख लो, और 5y की जगह ब्रैकेट बना के ये बातें लिखो 15 माइनस 3x। क्लियर हुआ। और उधर क्या है 20। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 4x माइनस अंदर आएगा तो माइनस के 15 और ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस के 3x इक्वल टू 20। अब बताओ 4x और 3x क्या हो जाएगा 7x, और माइनस 15 उधर ले जाओगे तो 20 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 35। नाउ x से कैंसिल कर, 7 से कैंसिल करो, x इक्वल टू क्या है 5। समझ में आ गई बात। अब जहां ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको चाहो तो 1 या 2 में रख सकते हो, और नहीं तो जहां ये वैल्यू निकाले हो यहां भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप अगर मान लो यहीं पे रख दो जहां से ये वैल्यू निकाले हो, तो देयरफॉर बोलो 5y इक्वल टू क्या है 15 माइनस 3x ना। अब x की जगह क्या रख दोगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 3 इंटू 5, तो 15 माइनस 15 बोलो क्या हो जाएगा 0, और ये आ गया 0, और ये 5y, नाउ y इक्वल टू 0। समझ गए। और इनको उठा के आप किसी 1 या 2 में अब रख सकते हो, ठीक है ना। शुरुआत में ध्यान देना है कि अगर आप 1 से निकाल रहे हो तो 2 में रखो, 2 से निकाल रहे हो तो 1 में। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, यहाँ यहाँ, या चाहो तो जहां ये सॉल्व करके एक तरफ किए हो वहां भी। समझ गए ना। तो इस तरीके से तीनों मेथड आपको समझा दिया गया और इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।